हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं अपील एंड रिवीजन चैप्टर। सितंबर 25 के लिए ये चैप्टर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। कम से कम 5 नंबर ये चैप्टर दिलाने वाला है। लेकिन बेकार बात इस चैप्टर की सबसे ज्यादा ये है दोस्तों कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है। तो इस चैप्टर को कैसे हम शॉर्ट करें और सब कुछ हमें आता भी हो, इस तरीके से मैंने इस चैप्टर के नोट्स बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर आप देखेंगे, नीचे आ जाएंगे और यहां पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि 25 के अंदर, मई 25 के अंदर इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं थी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है मई 25 के लिए। ठीक है ना, कि भैया कोई अमेंडमेंट थी या नहीं थी। अब आ जाते हैं सितंबर 25 के लिए। तो सितंबर 25 में 3 अमेंडमेंट थी, वो मैं कराऊंगा क्योंकि उनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 110%। इसके अलावा सिर्फ 8 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, यानी 3 अमेंडमेंट और सिर्फ 8 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर अगर सिंपल भाषा में बोलो तो 11 क्वेश्चन आपको ये कर लेने हैं और आपके सितंबर 25 में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहला आ जाए यहाँ पे, ठीक है ना, ये अमेंडमेंट है। सेक्शन 107 होता है अपना, सेक्शन 107 एपीलेट अथॉरिटी के अंदर अगर डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, उसके अगर एपीलेट अथॉरिटी को क्या करते हैं, लेवल 1 के अंदर, ठीक है ना, अपील करते हैं। उसमें एक प्री डिपोजिट करके एप्लीकेंट को क्या करना पड़ता है, प्री डिपोजिट करना पड़ता है। उसमें एक अमेंडमेंट है। तो उसमें अमेंडमेंट क्या है, बेसिकली पहले क्या होता था कि अगर कोई भी एप्लीकेंट अपील कर रहा है तो अपील तभी कर सकता है अगर वो पहले उसको पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी या पेनल्टी जो उसने एडमिट किया है वो, प्लस में 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स डिस्प्यूट, जो टैक्स डिस्प्यूट में बच गया है उसका 10%, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 करोड़ एंड आईजीएसटी केस में डबल हो जाएगा 50 करोड़। तो ये वाली चीज है ना, इसमें अमेंडमेंट आई है। तो इसके किस पोर्शन में अमेंडमेंट आई है, ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर चेंज आया है। इसमें क्या चेंज आया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला चेंज आया है। यहाँ पे ये 25 करोड़ और 50 करोड़ था ना, तो इसमें से यहाँ पे 25 की जगह पे कितना हो गया, 20 करोड़ हो गया, ठीक है ना। और 50 का ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25 था तो 50, यहाँ 20 हो गया तो 40 आईजीएसटी केस में। बस इतना है, सिर्फ ये अमेंडमेंट आई है और बाकी कोई भी अमेंडमेंट इसके अंदर नहीं है। सेक्शन 107 के अंदर प्री डिपॉजिट के अंदर एप्लीकेंट को कुछ अमाउंट प्री डिपॉजिट करना पड़ता है। वो अमाउंट क्या है, जो उसने एडमिट किया है वो, चाहे वो टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, फाइन हो, फी हो या पेनल्टी हो, प्लस में जो भी टैक्स अब डिस्प्यूट में बच गया उसका 10%, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना, 20 करोड़ और आईजीएसटी केस में डबल हो जाएगा 40 करोड़। तो ये वाली अमेंडमेंट है। दूसरी अमेंडमेंट आई है, ठीक है ना, सेक्शन 112 होता है अपना, एपीलेट ट्रिब्यूनल को अगर हम अपील कर रहे हैं तो उस केस में प्री डिपॉजिट के ऊपर भी अमेंडमेंट है, ठीक है ना। ओके, तो अगर हम एपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर रहे हैं तो उस केस में भी एप्लीकेंट को कुछ प्री डिपॉजिट करना पड़ता है, तो उसके अंदर अमेंडमेंट है। तो पहले क्या होता था, पहले होता था, ठीक है ना, कि कोई भी एप्लीकेंट है वो अपील फाइल नहीं कर सकता एपीलेट ट्रिब्यूनल को जब तक कि वो क्या पे नहीं कर सकता, जो अमाउंट उसने एडमिट किया है टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी, पेनल्टी का, एंड जो भी टैक्स डिस्प्यूट में रहेगा उसका 20%, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 और 100 करोड़। तो इसमें क्या हो गया है, ठीक है ना, इसमें क्या हो गया, पहले जो है यहाँ पे ये चीज थी, अब इसमें क्या चेंज हो गया है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एडमिट कर रहा है वो वाला पोर्शन तो सेम टू सेम है, लेकिन ये जो सेकंड वाला पोर्शन था ना, ये उठा के ये एज इट इज ये वाला ही ये कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। इसके अंदर इसमें भी अमेंडमेंट थी और यही चीज इन्होंने यहाँ पे कर दिया, सेकंड वाला पोर्शन सेम उठा के 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, वही 20 करोड़ एंड 40 करोड़ इन आईजीएसटी। आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं। एक और अमेंडमेंट आई है यहाँ पे, तीसरी, ये है सेक्शन 112 की जो टाइम लिमिट होती है ना, ठीक है ना, अपील फाइल करने की एपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, उसमें अमेंडमेंट आई है। तो पहले क्या होता था, एप्लीकेंट है ना 3 महीने के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकता था और सफिशिएंट कॉज होने पर फर्दर 3 मंथ उसको मिलते थे। डिपार्टमेंट के केस में क्या होता था, 6 मंथ के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकते थे, लेकिन कोई एक्सटेंशन नहीं थी। अब ये जो डिपार्टमेंट वाली केस है ना, एप्लीकेंट वाला केस तो सेम है, लेकिन डिपार्टमेंट वाले केस के अंदर अमेंडमेंट आ गई है, ठीक है ना, कि 6 महीने के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक्सटेंशन नहीं थी, जो कि अब 3 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है, ठीक है ना, फर्दर एक्सटेंशन। बस इतना ही, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। ये थी अमेंडमेंट, यानी एक तरीके से 3 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर जो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन हमेशा आए हैं वो यही क्वेश्चन आए हैं, टाइम लिमिट को लेके, प्री डिपॉजिट के लेके। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कभी
कभी पूछ ले जाते हैं, वो लगभग 8 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, इफ ए टैक्स पेयर, मान लो मैं एक टैक्स पेयर हूं, इज एग्रीड बाय एनी प्रोसीडिंग, ठीक है ना, ही विल हैव टू अप्रोच बोथ अथॉरिटीज सेपरेटली फॉर एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ अपील। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, ठीक है ना, कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स पेयर है तो उसको दोनों ही अथॉरिटीज को सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, अपील करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, आंसर है, ठीक है ना, कि भैया नहीं, इट इज नॉट करेक्ट, आंसर नो है। आगे है क्या, ठीक है ना, वेयर ए प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है ना, अंडर द सीजीएसटी एक्ट, अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर है जो सीजीएसटी एक्ट के अंदर अगर ऑर्डर पास कर रहा है, तो जो भी अपील की जाएगी ना, वो अपील भी, ठीक है ना, उस ऑर्डर के अगेंस्ट प्रॉपर ऑफिसर जो सीजीएसटी वाला है ना, उसके वहां पे ही की जाएगी, ठीक है ना, विल लाई ओनली विद प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सीजीएसटी। ऐसे ही अगर वो होता है एसजीएसटी एक्ट के अंदर, अगर वो प्रॉपर ऑफिसर होता है, तो फिर उस ऑफिसर के अंदर। तो वही बात बोल रखी है, वेरी प्रॉपर ऑफिसर अंडर एसजीएसटी एक्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर, तो अपील भी उसके अगेंस्ट कहां पास की जाएगी, ठीक है ना, उस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो वही किसके, प्रॉपर ऑफिसर ऑफ एसजीएसटी ना, वही लाई करेगी। बस इतना सा, यहां तक ये याद रखना, यहां से लेके यहां तक ये है एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया। तो 3 अमेंडमेंट यानी 3 क्वेश्चन हो गए और एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन है ना इसके अंदर, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहां पर आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ये, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अब ये दूसरा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, चैप्टर के अंदर अपील एंड रिवीजन के अंदर पहले 3 अमेंडमेंट जो मैंने करा दी हैं, उसके बाद टोटल 8 क्वेश्चन, 8 में से एक कर लिया हमने। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 107 अच्छे से करके जाना है, इसमें से क्या करना है वो हम पढ़ लेते हैं। तो अपील टू एपीलेट अथॉरिटी, ये लेवल 1 की अपील होती है। इसमें क्या होता है, जो डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करता है उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे अपील कर सकते हो अपीलेट अथॉरिटी को। तो यहाँ पर एक तो आपको टाइम लिमिट पता होनी चाहिए, ठीक है ना, अपील करने की। तो एप्लीकेंट के लिए टाइम लिमिट क्या होती है, 3 महीने की होती है। हालांकि सफिशिएंट कोज होने पर इसको 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाता है, ठीक है ना। और यहां पर अगर बात करें डिपार्टमेंट के केस में, तो डिपार्टमेंट को डबल हो जाता है, 6 महीने का टाइम मिल जाता है। और लेकिन एक्सटेंशन सफिशिएंट कोज होने पर 1 महीने का ही रहता है। अब बात आ जाती है दूसरा जो इसके अंदर याद रखना है इसी सेक्शन के अंदर, वो है प्री डिपोजिट के ऊपर। प्री डिपोजिट एप्लीकेंट और डिपार्टमेंट दोनों पढ़ने वाले हैं। तो एप्लीकेंट तो हमने पढ़ ही लिया, प्री डिपोजिट में तो अमेंडमेंट थी, तो अमेंडमेंट से हमने देख लिया है, ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये हमने वहां से कर लिया है, तो इसको तब करेंगे नहीं। अब बात आती है, हो सकता है इस पे एमसीक्यू आ जाए, डिपार्टमेंट के केस में सेक्शन 107 के अंदर कोई भी प्री डिपोजिट डिपार्टमेंट को जमा कराने की जरूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ प्री डिपोजिट इन केस ऑफ डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट अपील करता है तो। बोलो क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों सेक्शन 112 का, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि अगर आप अपील कर रहे हो लेवल 2 के अंदर यानी एपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, ठीक है ना, ओके, जो एपीलेट अथॉरिटी है या जो रिविजनल अथॉरिटी है उनके ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है ना, एप्लीकेंट क्या कर रहा है, अपील फाइल कर रहा है एपीलेट ट्रिब्यूनल को, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में टाइम लिमिट और प्री डिपोजिट, आपको दोनों बातें याद रखनी है। टाइम लिमिट की बात करें, क्या टाइम लिमिट मिलेगा, एप्लीकेंट के केस में 3 महीने, ठीक है ना, और एक्सटेंशन हो जाएगा क्या, 3 महीने, ठीक है ना। और यहां पर अगर हम बात करें डिपार्टमेंट के केस में तो 6 महीने, ठीक है ना, और एक्सटेंशन पहले होता नहीं था लेकिन अब 3 महीने हो गया है, जो कि मैंने अमेंडमेंट के अंदर करा दिया है। ये वाली चीज अमेंडमेंट में हमारी होगी है। अब अगली चीज, ठीक है ना, आ जाती है इसमें प्री डिपोजिट की, सेक्शन 112 के अंदर। तो प्री डिपोजिट वाला पॉइंट मैं करा ही चुका हूं अमेंडमेंट में, तो ये तो हो गया है, ठीक है ना, ओके, क्लियर है। अब यहां पे अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, यही है एपीलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 112 के अंदर ही। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू रिफ्यूज टू एडमिट एन अपील, क्या ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है वो किसी अपील को रिफ्यूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पर ये कोई डिस्क्रिप्शन पावर नहीं होती उसके पास, ठीक है ना, कि भैया हर अपील को रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो यहां पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से, ठीक है ना, अपील ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, हैज द डिस्क्रिप्शन टू रिफ्यूज द एडमिट एनी अपील, एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द अबव स्टेटमेंट इनकरेक्ट है भैया, एनी अपील थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, अपील ट्रिब्यूनल के पास पावर जरूर है, वो रिफ्यूज कर सकता है अपील को, बट इट कैन नॉट रिफ्यूज टू एडमिट एनी अपील, ठीक है ना, ओके। इट कैन रिफ्यूज एडमिट एन अपील ओनली वेयर, कब, जब ये 3 बातें होंगी, टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व, और डिफरेंस इन टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व, और अमाउंट ऑफ फाइन फी पेनल्टी डिटरमाइंड बाय सच ऑर्डर डज नॉट एक्सीड 50,000। ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको याद करके जाना है, ठीक है ना। ये है फीस। एपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में, ठीक है ना, अपील फाइल करने की कुछ फीस होती है, ये जरूर करके जाना इंपॉर्टेंट है। तो वो फीस क्या होती है, अपील शैल बी 1,000 फॉर एवरी 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख, ठीक है ना, 1,000 फॉर एवरी 1 लाख ऑफ टैक्स या आईटीसी इन्वॉल्व, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है, क्लियर है, ओके। हाउ एवर, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी, ठीक है ना, नॉट एक्सीड 20,000, 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। एंड मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम 5,000 तो होगी।
ठीक है ना। तो मान लो टैक्स का अमाउंट है 4 लाख, तो 1004 1 लाख है तो 4000 हो गया, तो 4000 नहीं 5000 होगी, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं। इसके अंदर ये छोटा सा पॉइंट, ये चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके ऊपर आपको चेक कर सकते हैं, तो फीस के वाले पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन 121 के अंदर नॉन अपीलेबल ऑर्डर होते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या है, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 121 121 स्पेसिफाई द ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील कैन बी फाइल्ड। कौन कौन से ऑर्डर जिसके अंदर आप कोई अपील फाइल नहीं कर सकते। तो इसको एक हुक से याद कर लेना, टिप्स। आपको ये चीज टिप्स पे याद करके जानी है, ठीक है ना। टिप्स पे याद करके जानी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये क्वेश्चन टिप्स पे याद होगा, तभी आप लिख पाओगे। टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर, ठीक है ना। एन ऑर्डर ऑफ कमिश्नर और अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डायरेक्ट ट्रांसफर हो, ठीक है ना। अगर ट्रांसफर कर रहे हो प्रोसीडिंग एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर। टी आई, आई मतलब इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट हमने पढ़ा था ना, ठीक है ना, सेक्शन 80 के अंदर, जिसमें कमिश्नर अलाउ कर सकता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट हो सकती है, किस किस केसेस में नहीं, तो वो वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। टी आई पी, पी का मतलब होता है प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना। प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट मतलब, ठीक है ना, एन ऑर्डर सेंसिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना। टी आई पी एस, एस का मतलब होता है सीजर, ठीक है ना। एन ऑर्डर पर्टेनिंग टू सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर, तो इसको याद कर सकते हो। मैंने एक सर का वीडियो देखा था, तो वहां से मैंने ये लिख लिया था, वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। एमटीपी नंबर 24 के अंदर इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सेक्शन 108 पावर ऑफ आरए, ठीक है ना। तो आरए के अंदर कई सारे क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये याद करना पड़ेगा, ऑर्डर विच कैन बी एक्सरसाइज बाय आरए। आरए किस किस ऑर्डर को एक्सरसाइज कर सकता है। तो यहां पे आपको एक तो याद रखना, यहां से शुरू करना पड़ेगा, याद करना। आरए में ऑन हिज ऑन मोशन, या तो खुद से, ठीक है ना, या इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम, या उससे रिक्वेस्ट की गई है एसजीएसटी यूटीजीएसटी कमिश्नर के द्वारा, ठीक है ना। तो वो क्या कर सकता है, कॉल, ठीक है ना, कर सकता है, या फिर एग्जामिन कर सकता है रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात क्या है, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, जब वो रिकॉर्ड चेक करता है, ठीक है ना, और अगर उसको ये मिलता है कि जो सबॉर्डिनेट जिसने ऑर्डर पास किया ऑफिसर ने, ठीक है ना, वो क्या है, एरोनियस है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है, उसने मेटेरियल फैक्ट कंसीडर नहीं किए हैं, तो उस केस में क्या कर सकता है वो आरए ही में, ठीक है ना, इफ नेसेसरी स्टे कर सकता है ऑपरेशन ऑफ सच डिसीजन और ऑर्डर फॉर पीरियड एज, जो भी उसको सही लगे, ठीक है। क्लियर है, उस पर स्टे लगा सकता है बेसिकली। आई होप क्लियर है। यहां तक याद कर लेना इस पॉइंट को। हालांकि और भी पॉइंट दे रखे, ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि स्टडी मेट के अंदर ये लिख रखा था, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आरए के अंदर आपको याद कर रहा है, रीजनल अथॉरिटी। आरए शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ रीजनल इफ, ठीक है ना, आरए को, ठीक है ना, आरए क्या है, ठीक है ना, आरए को आप क्या है, रिविजनल अथॉरिटी को, ठीक है ना, पावर नहीं मिलेगी अगर इफ, अगर ये केसेस हैं। तो ये आपको पूरा थ्योरी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चार पॉइंट आपको इसके अंदर याद करने हैं। अगर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज ए रिविजनल ऑर्डर, अगर ऑर्डर रिविजनल ऑर्डर है, अगर ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी रिविजन हो चुका है, ऑलरेडी रिविजन हो चुका है, ठीक है ना, पीरियड स्पेसिफाइड 107, ठीक है, 107 सबसेक्शन 2 हैज नॉट येट एक्सपायर्ड और मोर देन 3 ईयर हैज बीन एक्सपायर्ड, ठीक है ना, या फिर ऑर्डर जो है वो क्या है, ऑर्डर हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील 107 112 117, ठीक है ना, और 118, ठीक है ना। ये चारों पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन जो आरए के अंदर याद करना है। इसकी टाइम लिमिट क्या होती है, ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं। आरए कैन रिवाइज एन ऑर्डर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सेड ऑर्डर बट नॉट लेटर देन एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द पासिंग एन ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट, ये पैराग्राफ है ना, ये जस्ट आपको याद करना। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपके सेक्शन 109 जो कॉन्स्टिट्यूशन अपीलेट ट्रिब्यूनल या जो बेंच इसके अंदर बनाए जाते हैं ना, उसका क्या कंपोजिशन होता है वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर जो याद करना आपको, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पहला पॉइंट जो आपको याद करना वो है कंपोजिशन, अपीलेट ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन। तो कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें दो बेंच होती है, एक प्रिंसिपल बेंच होती है, एक स्टेट बेंच होती है। प्रिंसिपल बेंच के अंदर प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना, जुडिशियल मेंबर होता है, टेक्निकल मेंबर होता है सेंटर का, और टेक्निकल मेंबर होता है स्टेट का, ठीक है ना। तो ऐसे ही टेक्निकल मेंबर स्टेट का इसमें भी होता है और सेंट्रल का भी होता है, दोनों होते हैं। जुडिशियल मेंबर इसमें एक ही होता है, इसमें जुडिशियल मेंबर दो होते हैं, इसमें कोई प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। तो एक तो ये याद कर लेना। दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट याद रखनी है वो ये है ज्यूरिडिक्शन, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 4 पॉइंट दे रखे, चारों के चारों आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल बेंच हो या फिर स्टेट बेंच हो, वो कौन सी अपील हियर कर सकते हैं, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल या रिविजनल अथॉरिटी, ठीक है ना, एपीलेट, दोबारा बोल लेता हूं, एपीलेट अथॉरिटी या आरए, ठीक है ना, रिविजनल अथॉरिटी के जो ऑर्डर होते हैं ना, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट अपील जो है प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच हियर कर सकती है। पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरा, अगर जो है प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो होता है ना, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल बेंच, ठीक है ना, प्रिंसिपल बेंच ही हियर करेगी। बोलो क्लियर है। लेकिन या फिर अगर मैटर किससे रिलेटेड करता है, सेक्शन
171 सेक्शन 171 सबसेक्शन 2 का अगर मैटर है तो वो मैटर भी प्रिंसिपल बेंच ही सिर्फ ठीक है ना हैंडल करेगी, हियर करेगी। बोलो क्लियर है? या फिर गवर्नमेंट क्या है, काउंसिल, ठीक है ना, जो काउंसिल होते हैं ना उसके रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट नोटिफाई भी कर सकती है कोई भी ऐसा मैटर, ठीक है ना, जो सिर्फ और सिर्फ कौन हियर करेगी, प्रिंसिपल बेंच करेगी। ये चारों के चारों पॉइंट एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, सिंगल मेंबर बेंच। तो कुछ केसेस में क्या होता है, सिंगल मेंबर बेंच अलाउड होते हैं, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन सारी फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन? ठीक है ना, अमाउंट ऑफ टैक्स या आईटीसी इन्वॉल्व या अमाउंट ऑफ फाइन फी पेनल्टी वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 50 लाख। दूसरा, मैटर जो है ना, ठीक है ना, वो नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, मैटर डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, ठीक है ना, और एनी अदर प्रेस्क्राइब कंडीशन भी इसके अंदर हो सकती हैं। तो ये था दोस्तों चैप्टर जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है ना। आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लो। देखो हल्की फुल्की चीजें तो दोस्तों याद करनी ही पड़ती हैं, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है ना। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको पता होगी सारी चीजें, क्योंकि ये चैप्टर है इतना लेंथी चैप्टर, इसका एक एक पॉइंट अगर आप करने बैठ जाओगे ना तो ऐसा ना हो कि 2-3 चैप्टर आपको छोड़ने पड़ जाए। तो इस चैप्टर को आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इसका क्वेश्चन हमेशा मोस्टली एग्जाम के अंदर देखने को मिला है हमेशा, और अब की बार तो आएगा ही आएगा सितंबर 25 में एक क्वेश्चन, क्योंकि 3 अमेंडमेंट है, ठीक है ना, और 8 क्वेश्चन ये। तो ये आप बस ये करके चले जाओ, ठीक है ना, आपको इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार आप सारे के सारे कंपाइलर के क्वेश्चन जरूर करना खुद से, ठीक है ना। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी मैं सारे के सारे चैप्टर आप तक सुपर क्विक रिवीजन के डालने वाला हूँ, और शॉर्ट वीडियो भी मैं काफी सारे डाल चुका हूँ और भी डालने वाला हूँ, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।